इस कहानी की शुरुआत में हमें शिमोत्सुकी विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां मास्टर कोशिरो बच्चों को तलवारबाजी सिखाया करते थे और इन्हीं बच्चों में से आगे चलकर कोई दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने वाला था। जोरो कुइना के साथ लकड़ी की कटाना से फाइट कर रहा था। कुइना काफी मंजी हुई खिलाड़ी थी। हारने से जोरो को काफी गुस्सा आता है। कुइना उसके पास आकर कहती है कि तुम हर बार अपनी कोहनी को मोड़ देते हो, दोस्त हो इसीलिए बता रही हूँ। जोरो कहता है कि हम कोई दोस्त नहीं है, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। ऐसा है तुम मुझे जीत कर दिखाओ। मैं तुमसे बेहतर तलवारबाज हूँ और एक दिन तुमसे आगे निकल जाऊंगा। कुइना कहती है कि हो सकता है कि तुम महान तलवारबाज बनो, पर अभी तुम नहीं हो। जोरो रिप्लाई में कहता है, पता है मैं क्यों हार जा रहा हूँ? इस लकड़ी की तलवार की वजह से। असली तलवार से लड़ो और फिर जीत कर दिखाओ। कुइना उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अगर मुझे हराना चाहते हो तो मुझे मारने की हिम्मत रखना। अब परजेंट का सीन दिखाया जाता है। मंकी डी लूफी को डेविल फ्रूट खाने से सुपर पावर मिली और उसने ग्रेड लाइन का नक्शा भी हासिल कर लिया था। लूफी ने अपनी टोली का जोली रोजर फ्लैग बनाया होता है, जो हर एक टोली की पहचान होती है, पर उन्हें वो पसंद नहीं आता और कहते हैं कि हम कोई टोली नहीं है। नामी जब बोट के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि शिप में पानी घुस रहा था और उसका कम्युनिकेशन डिवाइस भी खराब हो गया था। वो परेशान होते हैं। लूफी कहता है कि अगर हमें ग्रैंड लाइन तक पहुंचना है तो एक बड़े जहाज की जरूरत होगी, जो हमारे स्ट्रो हेड पायरेट टोली की शान हो। पर जोरो कहता है कि अगर हमारी टोली का नाम रखना ही है तो कोई डरावना नाम होना चाहिए। तुम्हारी इस टोपी से कोई नहीं डरेगा। लूफी बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि लुटेरे सिर्फ डरावने ही होते हैं, फिलहाल अभी हमें एक जहाज की जरूरत है। नामी कहती है कि यहाँ से सबसे करीब गेको आइलैंड है, जहाँ ही हमें नया जहाज मिल सकता है। वहीं नौसेना के वाइस एडमिरल गार्ब को दिखाया जाता है, जो मॉर्गन के बेस पर पहुंच गए थे। मॉर्गन उन्हें बताता है कि उस डेविल फ्रूट वाले लड़के ने अपनी टोली के साथ मिलकर कई नौसैनिकों की जान ली और वो झूठ कहता है कि जरूर वो महीनों से नक्शा चुराने के फिराक में थे। कोई भी नौसेना में शामिल हो गया था, पर गार्ब को उस पर शक होता है। वो उससे अकेले में पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है जो तुम इतने घबरा रहे हो। मैं जानता हूँ कि जिन लुटेरों ने यहाँ हमला किया तुम भी उनके ही साथ है, क्योंकि तुम्हें बार में उनके साथ देखा गया था। यही वक्त है कि सब सच बता दो, वरना तुम्हें सजा के तौर पर जेल में सड़ना पड़ेगा। कोबी उन्हें अपनी कहानी बताता है कि मुझे अलविदा नाम की लुटेरी ने बंदी बनाकर रखा था, पर फिर स्ट्रो हेड पायरेट लूफी ने मुझे बचाया। गार्ब पूछते हैं कि अगर तुम उसकी साजिश में शामिल थे तो नौसैनिक बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। कोबी बताता है कि यह नाटक नहीं बल्कि यह हमेशा से मेरा सपना रहा है। नौसैनिक दुनिया में शांति कायम रखते हैं और उनकी वजह से लोग सुरक्षित रहते हैं। मैंने लूफी को भी यही बताया और उसने मुझे आजाद कर दिया। गार्ब को उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है और वो जानते थे कि अगर वो लूफी को पकड़ना चाहते हैं तो उन्हें कोबी की भी मदद लेनी होगी। इसीलिए अब वो सभी नए नौसैनिक के साथ मिशन पर निकलने का फैसला लेते हैं और उन्होंने मॉर्गन को भी खंबे से बांध दिया था, क्योंकि उसने झूठ बोला और वो नक्शे को बचाने में कामयाब रहा। गार्ब कहते हैं कि हम अपने इस मिशन में सभी नए लुटेरों को भी ये सबक सिखाएंगे कि उनकी हरकतों की उन्हें सजा मिलेगी। वहीं लूफी भी अपने साथियों के साथ गेको आइलैंड पर पहुंच गया था। इस आइलैंड पर जहाज बनाने का ही काम किया जाता था, जिससे वो खुश होते हैं और जहाज ढूंढने लगते हैं। लूफी को एक शानदार जहाज चाहिए था, क्योंकि जहाज समुद्री लुटेरों के लिए उनके टोली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पर नामी कहती है कि हमें एक सीधा साधा जहाज लेना चाहिए, जिससे हमें यहाँ से निकलने में आसानी हो। लूफी कहता है कि क्या तुम जहाज चुराना चाहती हो। नामी कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमें दान में ही शिप दे देगा। लूफी कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता, पर हम शिप को चुरा कर तो नहीं लेंगे। नामी हैरान थी, क्योंकि उसकी बातों से ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई लुटेरा है। लूफी उसे समझाता है कि जहाज सिर्फ एक साधन नहीं होता, वो भी हमारा साथी होता है। इसीलिए सही जहाज मिलना जरूरी है और इसे सही तरीके से ही हासिल करेंगे। अब लूफी वहाँ से निकल जाता है। उसे एक काफी बड़ा जहाज नजर आता है, जिसके अगले हिस्से में एक बड़ी सी भेड़ का हेड था। लूफी उसे छूकर देखता है। उस पर उसोफ नाम का आदमी मौजूद होता है। लूफी को लगता है कि वो जहाज उसी का है, इसीलिए उससे पूछता है कि इस जहाज की क्या खूबियां हैं। उसो बताता है कि वजन में हल्का, दर्जे में ऊंचा, इसके जैसा समुद्र में तुम्हें और कोई जहाज नहीं मिलेगा। साथ ही इसमें एक शानदार रसोईघर भी है। लूफी को ये जहाज काफी पसंद आता है। वो नामी और जोरो से कहता है कि हम इसी जहाज को खरीदने वाले हैं। उसो भी से हैरान हुआ और कहता है कि ये जहाज मेरा नहीं है, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि इस जहाज की मालकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और पूरा बंदरगाह भी उसी का है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं। इससे वो सभी खुश हो जाते हैं। वही हमें गार्ब को दिखाया जाता है, जो सभी नए
नए जोशीले रंग रूटों के साथ मिशन पर निकल चुके थे। हेलमेपो को लूफी के डूबे हुए जहाज का झंडा मिल जाता है और वो समझ जाते हैं कि वो जरूर करीबी टापू गेको आइलैंड पर ही पनाह लेने के लिए गए होंगे। उस वक्त लूफी और उसके साथियों को अपनी दोस्त काया के घर की तरफ लेकर जा रहा था। वो घर नहीं, एक महल था, इसीलिए नामी कहती है कि क्या वो इस पूरे घर में अकेली रहती है। उसको बताता है कि उसका एक बटलर और 2 नौकर भी है जो उसका ख्याल रखते हैं। दोनों नौकर वहाँ बाहर की सफाई कर रहे होते हैं। उस को वहाँ आने की मनाही थी, इसीलिए बूची उस पर हमला कर देता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसव कहता है कि मैं काया के लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूँ। तभी काया वहाँ अपने बटलर के साथ आ जाती है। काया कई सालों से बीमार रहती थी, इसीलिए उसका बटलर क्लाडोर ही उसका ख्याल रखा करता था। उसव उसे जन्मदिन विश करता है। काया इससे खुश होती है कि उसे उसका जन्मदिन याद रहा। उसव उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। काया कहती है कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, आज रात का खाना हम साथ खाएंगे। क्लाडोर मना करता हुआ कहता है कि ये लोग अचानक आ गए, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इतने मेहमानों के लिए खाना बन पाएगा। पर काया उसे रिक्वेस्ट करती है, जिससे क्लाडोर मान जाता है। पर वो उन सभी को अपने कपड़े चेंज करने को कहता है। वो उस कमरे में पहुंचते हैं जहाँ लाखों कपड़े टंगे हुए थे। नामी अपनी पसंद के कपड़े ढूंढकर उन्हें पहनने लग जाती है। लूफी कहता है कि काया उसोफ को पसंद करती है, इसीलिए उसने हमें आज रात की पार्टी में आने दिया। मुझे लग रहा है कि अब वो हमें जहाज भी फ्री में दे देगी। पर नामी कहती है कि अमीर लोग दान करके अमीर नहीं बनते, यानी कोई अमीर अपने पैसे ऐसे ही नहीं लुटाता। पर लूफी उसकी बात नहीं मानता और शर्त लगाता है कि काया हमें जहाज फ्री में दे देगी। अगर उसने नहीं दिया तो हम तुम्हारी बात मानेंगे और कोई भी जहाज चुरा लेंगे। मंजूर है। उसोफ खुफिया दरवाजे से काया से मिलने उसके कमरे में पहुंच जाता है। उसे जन्मदिन का तोहफा देता है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है। पर अचानक काया को खांसी चलने लगती है, जिससे वो उसे एक इलाज वाली खास चाय पिलाता है। उसे बेहतर फील होता है। वो कहती है कि जब से मेरे माँ बाप गुजरे हैं तब से सिर्फ तुम ही हो जिसकी कहानियां सुनकर मुझे अच्छा महसूस होता है। वही हमें क्लाडोर को दिखाया जाता है जो बूची से एक जहर का सूप बनवा रहा था, क्योंकि आज रात वो काया को मारना चाहता है ताकि उसकी ये जायदाद हड़प सके। रात को पार्टी स्टार्ट हो जाती है। लूफी बुक्कड़ की तरह खाने लग जाता है। नामी वहाँ मेरी नाम के बंदे से मिलती है जो ही काया के सभी कारोबार को संभाला करता है। वो बताता है कि मैं काया के परिवार में निजी और व्यापारी लेन देन की जिम्मेदारियां बरसों से मेरे पास ही रही है, क्योंकि मैं उनके पिता का काफी वफादार रहा हूँ। तो पधार रही है मिस काया। मेरी भी उन्हें देखकर खुश होता है। पर जोरो को क्लाडोर पर शक हो रहा था, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम मुझे जाने पहचाने लगते हो। पर क्लाडोर बातों को टालने के लिए सभी को दावत पर चलने की बोलता है। सभी खाना खाने लगते हैं और क्लाडोर काया को सूप खाने की बोलता है, जिसे वो खाना नहीं चाहती थी। तभी लूफी उससे जहाज की बात करने लगता है और पूछता है कि क्या वाकई वो पूरा बंदरगाह तुम्हारा है? काया बताती है कि दरअसल वो मेरे माता पिता ने बनाया था, पर उनके गुजरने के बाद मेरी सारा कारोबार संभाल रहे हैं। लेकिन आज की रात के बाद सब कुछ बदलने वाला है। आज मैं 18 की हो जाऊंगी और इस बंदरगाह की मालकिन बन जाऊंगी। लूफी कहता है कि यह तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि हमें तुम्हारा एक जहाज पसंद आया है। और वो उसे बताता है कि हम समुद्री लुटेरे हैं। ये मेरा बचपन से ही ख्वाब रहा है, जिसे हकीकत बनाने के लिए हम ग्रैंड लाइन पर जा रहे हैं, जहाँ मैं वन पीस ढूंढकर लुटेरों का बादशाह बनूंगा। बस मुझे एक मदद चाहिए। तुम्हारे शिपयार्ड पर एक बेहद खूबसूरत जहाज है जिस पर एक बेड बना हुआ है, वही मेरी इस मंजिल को पाने में मदद कर सकता है। मैं वादा करता हूँ कि उसका पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि जहाज ही हमारा घर है। क्लाडोर गुस्सा हो गया था क्योंकि वो टेबल पर खड़ा होता है और वो उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहता है। पर काया कहती है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है और रात काफी हो चुकी है, इसीलिए आज ये यहीं रुकेंगे। और उन्हें कमरे में ले जाता है। रात के समय क्लाडोर मेरी को बेसमेंट में मिलने बुलाता है। मेरी कहता है कि मुझे काया से बात करनी है। जहाज बनाने का सारा कारोबार अचानक तुम्हारे नाम करना बिल्कुल गलत है। क्लाडोर कहता है कितने सालों से मैं ही उनका कारोबार संभाल रहा हूँ और अब अगर वो ये मेरे नाम कर रही है तो इसमें गलत क्या है। मेरी कहते हैं कि ये मैं खुद उनके मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी को उनका फायदा उठाने नहीं दे सकता। ये कहकर वहाँ से जाने लगा। पर क्लाडोर के पास सुपर पावर थी, जिससे वो अचानक उसके सामने आ गया। वो काफी तेजी से मूव कर रहा था
मेरी से काफी डर गया। तभी क्लाडोर अपनी उंगलियों से निकली तलवारों से मेरी को मार डालता है और यहाँ हमें पता चलता है कि क्लाडोर असल में एक समुद्री लुटेरा कुरो होता है। लूफी और जोरो को भी नींद नहीं आ रही थी। लूफी को भूख लगी थी और जोरो को वाइन चाहिए थी, इसीलिए वो किचन में आ जाते हैं जहाँ उसोफ निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। लूफी जेब में खाना पैक करने लग जाता है। उसोफ पूछता है कि क्या तुम सच में वन पीस ढूंढने जा रहे हो? हाँ जी, और मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा। उसोफ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, पर काया को मेरी जरूरत है, और वो वापस निशाना लगाने लगा। लूफी को उसका हुनर काफी पसंद आता है। उसोफ बताता है कि मेरे पापा भी एक काफी महान लुटेरे थे, उनका नाम यासोफ था। लूफी से हैरान हुआ। वो बताता है कि उन्हें तो मैं जानता हूँ, वो श्रेंस की टोली में है और मैं उनके साथ रहा हूँ। उसोफ को विश्वास नहीं होता। जोरो कहता है कि तुम्हारी बातों से मेरा सर चकरा रहा है, जिस पर उसोफ बोला नीचे तहखाने में वाइन पड़ी हुई है। और वो दोनों बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। लूफी को वहाँ काया का स्पेशल सूट दिखाई देता है, जिसे वो एक ही झटके में पूरा पी जाता है। वहीं नामी एक झोले में कीमती चीजों को पैक कर रही थी। पेशे से वो एक चोर जो थी, पर गलती से वो काया के कमरे में घुस जाती है। उसे पता चल जाता है कि वो चीजें चुरा रही है, पर वो उसे कुछ नहीं कहती और साथ में बैठकर बातें करने लगती है। नामी पूछती है कि क्या तुम उसोफ को पसंद करती हो? काया कहती है कि ऐसा नहीं है, बचपन में जब उसकी माँ गुजर गई तब से वो अकेला है और मेरे पिता ने उसे बंदरगाह में नौकरी दी थी और वो मुझे जो कहानियाँ सुनाता है वो मुझे काफी अच्छी लगती है। नामी पूछती है वैसे क्या हुआ था तुम्हारे मम्मी पापा को? वो बताती है कि उनका जहाज डूब गया था। उसोफ और जोरो बेसमेंट में शराब ढूंढते हुए पहुंच गए। मेरी की लाश भी वहीं पड़ी हुई थी। जोरो उसके सीने पर 5 ब्लेड के निशान देखकर उसे कुछ याद आता है। तभी कुरो भी वहां जाता है। जोरो उसे पहचान जाता है कि तुम ब्लैक कैट पायरेट के कप्तान कुरो हो, जिस पर 1 करोड़ 60 लाख का इनाम था। सुना है मॉर्गन ने तुम्हें मार दिया था, पर ये सिर्फ एक झूठी अफवाह थी। जोरो अपनी कटाना से उस पर हमला करने लग जाता है, पर कुरो काफी फास्ट था, जिससे जोरो ने अपने दोनों कटाना को बाहर निकाला, पर शेम ने धोखे से उसे बेहोश कर दिया। शेम और बूची अब उसों पर हमला करने लगे, पर वो एक पतली सुरंग से निकल जाता है। कुरो शेम और बूची को लाशों को ठिकाने लगाने का काम देता है। शेम कहती है और उसोफ का क्या? वो तो भाग गया। कुरो कहता है कि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। उसोफ जब बच्चा था तभी से वो रोज सभी लोगों से यही कहता रहता था कि लुटेरे आ रहे हैं। तब से ही उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। शेम और बूची मेरी और जोरो की बॉडी को महल से दूर कुएं में फेंक देते हैं। वहीं उसोफ सभी गाँव वालों को उठाने की कोशिश करता है कि लुटेरे आ गए हैं, पर सभी उसे पागल समझते थे और उसे धक्का मारकर यहाँ से चले जाने को बोलते हैं। उसोफ पूरी तरीके से टूट चुका था, पर कोबी हेलमेपो के साथ वहां गया और कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है। कुरो सभी को मारना चाहता है। हेलमेपो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पापा मॉर्गन ने उसे सालों पहले ही मार दिया था और हमें लूफी को ढूंढना चाहिए। उसोफ कहता है कि मैं लूफी को जानता हूँ, उसकी जान को भी खतरा है, और वो उसोफ के पीछे चले जाते हैं। वहीं लूफी उस सूप की वजह से बेहोश हो गया था। नामी उसे उठाने की कोशिश करती है, पर उसे होश नहीं आता। तभी वहाँ कोई आने लगता है, इसीलिए नामी एक कैबिनेट में छिप जाती है। वहाँ कुरो शेम और बूची के साथ आ जाता है। बूची देखता है कि लूफी ने उसका जहर वाला सूप खा लिया था। नामी को उनकी बातों से पता चल जाता है कि वो ब्लैक कैट पायरेट्स हैं। तभी दरवाजे पर नौसैनिक भी दस्तक दे जाते हैं। कुरो थोड़ा घबरा गया, पर वो शेम और बूची को उसी जगह पर रुकने की बोलता है और बाहर जाकर दरवाजा खोलता है। कोबी कहता है कि हमें खबर मिली है कि यहाँ लुटेरे आए हैं। उसोफ कहता है कि यही लुटेरा है, इसे गिरफ्तार कर लो। कुरो कहता है कि यह मानसिक रूप से बीमार है, बचपन से ही इसकी दिमागी हालत खराब है। उसोफ कहता है कि यह झूठ बोल रहा है, इसके हाथ देखो, जरूर उनकी जगह ब्लेड होगी, पर ऐसा नहीं था। हेलमेपो को भी लगने लगता है कि उसोफ झूठ बोल रहा है। हेलमेपो कहता है कि हमें लूफी की तलाश है। कुरो कहता है कि आज वो हमारी पार्टी में आया था, पर उसने काफी शराब पी ली और वो बूची से कहकर उसे बाहर बुलवा लेता है। उसोफ समझाने की कोशिश करता है कि लूफी बुरा नहीं है, बल्कि कुरो है, पर वो उसकी नहीं सुनते, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। शेम जब बर्तन साफ कर रही थी तब मौका देखकर नामी वहाँ से निकलकर शेम को बेहोश कर देती है। उसोफ काया के पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि क्लाडोर तुम्हारा बटलर नहीं बल्कि एक लुटेरा है जो तुम्हें मारना चाहता है। काया को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, पर उसोफ उसे यहाँ से भागने के लिए कह रहा था, जिससे वो उसे एक चांटा मार देती है और उसे यहाँ से चले जाने की बोलती है। पर उसोफ नहीं जाता और कहता है कि अब मैं नहीं भागूंगा, जब तक खतरा टल नहीं जाता मैं तुम्हारे साथ
साथ रहूंगा। तभी 12 बज जाती है। कुरो अपने साथियों से कहता है कि अब हमें काया को जिंदा रखने की जरूरत नहीं, वो 18 की हो चुकी है, सारी जायदाद अब हमारी होगी। बूची पूरे महल में लगाए हुए सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन कर देता है, जिससे सभी खिड़कियां लोहे के शटर से कवर हो जाती है। काया कहती है कि यह तो सिक्योरिटी सिस्टम है जो पापा ने लुटेरों से बचने के लिए बनवाया था। उसफ कहता है कि अभी सुरक्षा कवच की वजह से हम यहाँ अंदर फंस चुके हैं। तभी वहाँ नामी आ जाती है। वो काया को जिंदा देख खुश होती है और उसे क्लाडोर की सच्चाई बताने लगती है कि वो शुरुआत से ही तुम्हें चाय में जहर पिलाते आया है। वहीं जोरो को भी होश आ गया था और वो उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है। उसे अपना पास्ट भी याद आता है। 7 साल पहले 2 कटाना लेकर वो कुइना से लड़ने पहुंच गया था। कुइना अपनी एक कटाना से ही उसका सामना करती है। जोरो उसे तेजी से मारने की कोशिश कर रहा था, पर कुइना उसे आसानी से हरा देती है और कहती है 2 तलवारें कम पड़ी, 3 लेकर आनी चाहिए थी। इससे जोरो काफी गुस्सा आया और वो वापस से उसका सामना करने लगता है, पर कुइना इस बार भी उसे गिरा देती है मगर उसे नहीं मारती। जोरो कहता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। कुइना उसे ऊपर उठाती है। जोरो कहता है कि मैं तलवारबाज बनने के लायक नहीं हूँ, जिस पर वो कहती है कि तुम बकवास मत करो, तुम बाकियों से कहीं ज्यादा काबिल हो, जल्दी बेहतर बन जाओगे, तुम एक मर्द हो, उम्र बढ़ने के साथ तुम्हारी ताकत और कद दोनों बढ़ेंगे। जोरो को ये सब बकवास लगता है। कुइना कहती है कि कुदरत की सच्चाई है, लड़कियां लड़कों को हरा सकती है, पर एक औरत मर्द को नहीं हरा सकती। जोरो कहता है कि मैं इन बातों को नहीं मानता, हम रोज लड़ाई करेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हम दोनों में से कोई एक महान योद्धा नहीं बन जाता। कुइना इससे खुश होती है और वो दोनों रोज लड़ने का वादा करते हैं, पर अगले दिन ही कुइना लड़ने नहीं आती। जोरो उसका इंतजार कर रहा था। तभी हम मास्टर कोशिरो आते हैं जो कुइना के पिता है। वो बताते हैं कि कुइना अब नहीं रही, उसके साथ एक हादसा हुआ था, सीढ़ियों से फिसलने की वजह से उसके सर पर चोट आई और वो जिंदा नहीं बच पाई। जोरो इससे काफी दुखी होता है। अगले दिन सभी कुइना को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। जोरो कोशिरो से कुइना की कटाना मांगता है। वो इसकी वजह पूछते हैं और कहते हैं कि वाडो इची मोंजी एक अनोखी कटाना है, इसे मैं तुम्हारे हवाले क्यों करूं। जोरो कहता है कि हम दोनों ने महान तलवारबाज बनने का वादा किया था और इस कटाना के मेरे पास होने से मुझे ऐसा लगेगा कि हम साथ लड़ रहे हैं और मैं एक महान तलवारबाज बनूंगा। और तब से ही जोरो के पास 3 तलवारें हैं और अब उस कुएं से भी बाहर निकल आता है। वहीं ब्लैक कैट पायरेट से काया का शिकार करने के लिए अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं, पर वो तीनों खुफिया सुरंगों से पूर्व की तरफ मौजूद कमरे की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि वहां से इस सुरक्षा कवच को खोला जा सकता था। पर अचानक काया को खांसी चलने लगी, जिससे कुरो को उनका पता चल जाता है और वो काया को अपनी ब्लेड से मारने की कोशिश करता है। काया को सिर्फ हल्की सी खरोच जाती है और वो बचकर भाग जाते हैं। वहीं लूफी को अचानक उल्टी हो जाती है और वो होश में आ जाता है। वो कोबी से कहता है कि मेरे दोस्तों की जान खतरे में है, इसीलिए मुझे जाना होगा, पर हेल में वो उसे गन से मारने लगता है। अचानक जोरो वहाँ आ गया जो अपने एक पंच से ही उसे बेहोश कर देता है। लूफी उसे देखकर खुश होता है और वो दोनों वापस महल की तरफ जाने लगे। कोबी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर लूफी उसे समझाता है कि जानता हूँ तुम अपना फर्ज निभा रहे हो, लेकिन मुझे जाना ही होगा, दोस्तों की मदद करना। वहीं कुरो काया को ढूंढते हुए पूर्वी कमरे की तरफ पहुंच गया था, जिससे वो तीनों छिप जाते हैं। जोरो पूरी ताकत लगाकर अंदर जाने का रास्ता बना लेते हैं, पर वहां शेम और बूची मौजूद थे। जोरो उनका सामना करने लगता है। वहीं कुरो ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके काया और नामी को पकड़ लिया था। उसफ काया को बचाने के लिए उस पर हमला करता है, पर कुरो उसे दूर फेंक देता है और काया को मारने लगता है, मगर लूफी वहां आकर उसे रोक लेता है और कहता है मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कुछ नहीं होगा। कुरो स्पीड से मुंह करके उसके सामने आ जाता है। लूफी उसे अपने रबड़ हैंड से मारने की कोशिश करता है, पर वो अपनी तेज स्पीड से बच रहा था और उसे अपनी बातों में बहकाते हुए छिप रहा था और हमला करके उसके सीने पर स्कार कर देता है। लूफी उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, जिससे वो उसकी मौजूदगी का पता लगा लेता है और एक पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। कुरो को काफी गुस्सा आता है और वो उस पर अपनी 10 ब्लेड से हमला करने लगा, पर लूफी उसके हमलों से बच रहा था। वो अपने लचीलेपन का इस्तेमाल कर रहा था। उसने कुरो के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे मरोड़कर एक हेडशॉट मारता है, जिससे वो खिड़की से बाहर जा गिरता है। उसफ काया और नामी काफी खुश होते हैं। वहीं जोरो ने भी उन दोनों ब्लैक कैट पायरेट को हरा दिया था और उन्हें बंदी बना लिया होता है। नामी कहती है कि अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नौसेना की नजर हम पर है। लूफी कहता है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो जहाज भी नहीं है। तभी काया बोलती है जहाज है। लूफी काफी खुश होता है क्योंकि काया उन्हें अब
फ्री में जहाज देने वाली थी। वो जहाज बिल्कुल मेरी के जैसा लग रहा था, इसीलिए लूफी उस जहाज का नाम द गोइंग मेरी रखता है। इससे काया को भी खुशी मिलती है। लूफी उसॉफ को भी अपने साथ चलने को कहता है। उसॉफ कहता है कि मैं गांव छोड़कर नहीं आ सकता और मुझे काया का भी तो ख्याल रखना है। काया उसे अकेले में लेकर जाती है और उसे बताती है कि तुम काफी अच्छी दोस्त हो, पर अब मुझे अपना ख्याल खुद रखना सीखना होगा। उसॉफ कहता है कि क्या हमारा साथ यहीं तक था, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और उसे किस कर लेती है। अब वो जहाज से ग्रैंड लाइन की तरफ निकल जाते हैं, पर कुरो भी जिंदा बच गया था जो साइलेंट से निकल चुका था। वहीं हम बगी को देखते हैं जो अपने हाथ पैरों को वापस जोड़ लेता है, पर तभी वहाँ और लोग का एक साथी कुर्बी आकर उसे बेहोश कर देता है और उसे बंदी बनाकर और लोगों के सामने पेश किया जाता है, जो एक फिशमैन पायरेट होता है और वो खुद को पूरे ईस्ट ब्लू का राजा मानता था और वो बगी को मारने लगता है, पर बगी उसे रोक लेता है और बताता है कि तुम्हारे वसूलों की धज्जियां एक स्ट्रॉ हेड वाला रबरी चूजा उड़ा रहा है जिसने शेल से टाउन में घुसकर ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराया और सभी से कहता फिर रहा है कि वो वन पीस ढूंढेगा। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं लूफी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तू कैसे ढूंढेगा उसे? बगी बोलता है कि मेरे आंख और कान हर जगह हैं और लोग खुश हुआ उसे बोरी में बंद कर लेता है। कोबी गार्व से माफी मांगता है कि मैं लूफी को पकड़ नहीं पाया, पर गार्व कहते हैं कि तुम खुद को इतना दोष मत दो, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था और हमेशा में एक दूसरी तरकीब रखनी चाहिए। और उसे लूफी की शिप दिखाते हुए बताते हैं कि तुम अब उसे दरिया में ले आए हो और वो उनकी शिप पर हमला करने लग जाते हैं। लूफी जब स्पाई ग्लास से देखता है तो हैरान होता है। दादाजी? इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो वीडियो का 10 के लाइक जल्दी पूरा कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।